अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। जी, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। अगर आवाज क्लियर है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। जी, थैंक यू जी, सब लोगों ने हैंड रेज कर दिए। आप लोगों के जहन में बी लॉ को लेके जो सवाल है प्लीज वो पूछ लीजिए। जी, आप लोगों के जहन में बी लॉ को लेके जो सवाल है प्लीज वो पूछ लीजिए। आपके पास एक क्वेश्चन मार्क बना आ रहा है, उस पर क्लिक करें, कुछ जहन में आ रहा है वो पूछ लें। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक बार रीड कर लूं। आप लोगों के जहन में बी लॉ को लेके कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ लीजिए, या मेरे वाले से कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए, ताकि मैं उससे ही। असदुल्ला खान ने कहा है कि बी लॉ की नई स्कीम में कुछ चेंजेस हुई हैं। जी असद भाई, ठीक ठाक चेंजेस हैं। 25% पेपर जो है वो, तो अब ऐसा है, एक तो सी लॉ अलहदा हो गया, ये तो खैर नाम से ही पता चल रहा है। दूसरे नंबर पे जो मेजर चेंज है वो ये है कि अदर बिजनेस लॉज जो है वो 20 to 25 मार्क्स की वेटेज के अब ऐड हुए हैं, जो पहले नहीं होते थे। ये मेजर चेंज है। असदुल्ला खान ने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। इसके अलावा कोई स्टूडेंट सवाल करना चाहे तो कर सकते। एमसीक्यूज होंगे, एक स्टूडेंट ने सवाल किया, यस एमसीक्यूज बिल्कुल होंगे। जी, असदुल्ला ने एक सवाल और किया है कि सर बुक्स कौन सी सूटेबल होगी। अच्छा, मैं इसके वाले से साथ के साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज इंशाल्लाह सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपके साथ ना शेयर करूंगा। जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वीकली स्केड्यूल, और उस वीकली स्केड्यूल में आपको बताया जाएगा कि फला फला एरिया की वीडियो आपने देखनी है और उसके रिलेटेड नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो बुक मैं जो लेके चल रहा हूँ बेसिकली वो आई कैप की होगी। तो किताब आपने आई कैप की यूज करनी है यार। अल्टीमेटली एक बात तो है कि आई कैप ही इज द फाइनल अल्टीमेट अथॉरिटी। तो उसकी जो है ना वो बुक रिकमेंडेड है, मैं उसकी बुक रिकमेंड करूँ। फिर उसके बाद हमने अगली बात की, एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि वेटेज भी चेंज होंगी अब क्या। जी, द आंसर इज यस। वेटेज में तो तगड़ा चेंज है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वेटेज किस किस तरह चेंज होंगी। यही तो डिस्कशन है आज की मेन। अच्छा जी, सर जी, बात आपके साथ शुरू करने लगे, कोई और सवाल है वो कर लीजिए ताकि मैं फिर फॉर्मली ओरिएंटेशन शुरू करूँ। अगर कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहे और आप चाह रहे हैं ओरिएंटेशन शुरू हो तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं शुरू करूं।
सर जो आपके नोट्स की बात की है कि यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, जी नोट्स जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा ना, नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और वो नोट्स बेसिकली वुड बी द समराइज्ड फॉर्म ऑफ द आई कैप बुक। सो मैं आई कैप बुक को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ और मेरा मानना यह है कि आई कैप अपनी किताब से ही पेपर देता है 100%। तो अगर आपको पता है कि एक पेपर आई कैप की किताब से आना है तो फिर आप आई कैप की किताब क्यों ना पढ़े। असदुल्ला जी बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा एक स्टूडेंट ने कहा जी ग्रुप में ऐड नहीं है, ऐड होना चाह रहे हैं। जीरो, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 0322428808। अच्छा ये कांटेक्ट आप एक काम बस कर लीजिए कि आप ये नंबर सेव कर लीजिए सर अली इमरान के नाम। इससे फायदा ये होगा कि आप ग्रुप में जब भी कोई चैट होगी, जब भी आपकी कोई ग्रुप में चैट होगी तो बाज़ औक़ात आप वो ग्रुप फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन जब आपने मेरा नाम सेव किया होगा तो सिर्फ मेरे वाले मैसेजेस पढ़ लीजिएगा। उससे आपको काफी यानी जो रेलेवेंट नॉलेज है वो आप तक पहुंच जाएगी। फरहान जी मेरे मतलब सिर्फ बुक छपवाई नहीं हुई, पब्लिश नहीं है, तो असल में तो वो बुक ही है। यानी हमने लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी। उसमें होता ही है कि हर चैप्टर के कंटेंट, उसकी एग्जांपल्स, उसके एमसीक्यूज, उसके पास पेपर्स और उसके सॉल्यूशन, एक एक हर चैप्टर का एक इस तरह से फोल्डर बन जाता है जो शेयर कर दिया जाता है स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि बी लॉ जो है कैफ 3 ओल्ड जो था और बी लॉ अब जो है कैफ 4 हो गया है और सी लॉ कैफ 7 हो गया, तो डिफिकल्टी लेवल में चेंज आएगा। देखिए जाहिरन तो कंटेंट उसने कम कर दिया पर पेपर, यानी एक पेपर में बी लॉ सी लॉ दोनों थे कैफ 3 में और काफी ज्यादा लेंथ थी, उस कोर्स को कम कर दिया है। किताब को देखें तो उसमें भी चीजें कम है, मुझे लगता है कि चीजें आसानी की तरफ आएंगी और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बेहतर होगा, इसका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। ये नूर ने क्वेश्चन किया था, मैंने उनको आंसर कर दिया। अच्छा जनाब, ये सारी कुछ सवालात थे आपके जो मैंने जवाब दे दिए। अब मैं जरा फॉर्मली ओरिएंटेशन शुरू करता हूँ और वो करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देता चलूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2 साल इंडस्ट्री में सर्व करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे टीचिंग ज्यादा अच्छी आती है, ये मैं ज्यादा कर सकता हूँ, इसमें मुझे ज्यादा मजा आता है, या इससे मैं थकता नहीं जिस तरह काम करने से थक जाता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग ही करनी चाहिए। 2 साल इंडस्ट्री में सर्व किया है और फिर टीचिंग में आ गया और फिर अब मैं फुल टाइम टीचर हूँ और सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को डील कर रहा हूँ, यानी कैफ 2 को भी जो कि टैक्स का है, बिजनेस लॉ कैफ 4 है, कंपनी लॉ कैफ 7 है और ऑडिट इंश्योरेंस कैफ 8 है। इन सारे सब्जेक्ट्स को मैं डील कर रहा हूँ जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं कैफ के। अच्छा जी, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो अब अगली बात है, और सीफैप लेवल पे भी सर कुछ पढ़ाते हैं? जी मैं सीफैप 6 जो ऑडिट इंश्योरेंस है और सीफैप का टैक्स का पेपर इंशाल्लाह एक आध अटेम्प्ट में शुरू कर रहा हूँ, यानी अपकमिंग अटेम्प्ट में शुरू कर रहा हूँ। तो सीफैप लेवल पे मैं टैक्स और ऑडिट एंड इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज पढ़ा रहा हूँ। सर जी स्टूडेंट, मेरे एक स्टूडेंट का 2 अटेम्प्ट पहले मेरिट आया था टैक्स में, जो कि एक पॉजिटिव बात है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी डिस्कस कर ली जाए। सर कुछ बातें आपके साथ मजीद डिस्कस करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि
ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के हवाले से देखा है मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होता जिस तरह फिजिकल क्लास में होता है। स्टूडेंट वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन वो एक्टिवली परसू नहीं कर रहे होते। असदुल्ला, फरहान, साहिबजादा, असद, आप लोग स्क्रीन पे एक्टिव नहीं हो बेटा, स्क्रीन पे एक्टिव रहें ताकि आपको जो बात बताई जा रही है वो समझ में आए और उसका फायदा भी हो। अच्छा जरा देखिएगा, प्रॉब्लम ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिवली सुन नहीं रहे होते, कोई स्टूडेंट सीरियसली नहीं सुन रहे होते। ये प्रॉब्लम की वजह से ना, यानी आपने लेक्चर तो लगाया हुआ, साथ चाय भी पी रहे हैं, साथ फेसबुकिंग भी हो रही है, साथ गपशप भी हो रही है, सर आप लेक्चर अगर सीरियसली नहीं सुनेंगे या आप लेक्चर अगर अटेंटिव होकर नहीं सुनेंगे तो इसका काफी जो है ना आप वो सेंस नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, उतनी डिटेल में चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट और रिकमेंड कि आप लोग जब भी क्लासेस लें, ऑनलाइन नियर पेयर पे लेक्चर लें, तो टेबल पे लैपटॉप रखिए, वहां से पढ़ना शुरू करें और साथ बुक रखें, नोट्स रखें, पेन पेंसिल पकड़ें और उसको साथ साथ ग्रैब करें। सो अगर आप ऐसे नहीं करेंगे और आप जो हैं वो साथ साथ नाश्ते भी चल रहे हैं, खाने भी चल रहे हैं, फेसबुकिंग भी चल रही है, आप 1 घंटे बाद आपको ये तो इत्मीनान होगा कि मैंने पढ़ लिया है, लेकिन आपको सही समझ नहीं आई होगी। आप इसी मस्ती में रहेंगे कि ये लेक्चर मैंने ले लिया, मुझे सारा आ गया। एक्चुअल में ये धोखा हो जाता है बंदे के साथ। आप कहते हैं मैंने सारे लेक्चर नहीं है, ये बात तो कहीं डिस्कस ही नहीं हुई। फिर जब बाद में बच्चे सवाल पूछते हैं तो फिर हम उन्हें बता देते हैं, खुदा के बंदे 35th मिनट पे देखो ये वाली बात डिस्कस हुई है। तो फिर वो कहता है सर मैंने सुना था, पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। ओ भाई आप अटेंटिव नहीं थे, आप अटेंटिव नहीं होंगे, आप सीरियस नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी। तो ये बेसिकली एक इशू है जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स के साथ, कि वो सीरियस नहीं होते, रेगुलर नहीं होते, पंक्चुअल नहीं होते, रूटीन के साथ लेक्चर नहीं ले रहे, कभी लिया हफ्ते में 2 दिन ले लिए, कभी नहीं लिए। सर सीए में ऐसे नहीं चलेगा, आपको पंक्चुअल होना पड़ता है अगर आपने कुछ अचीव करना है तो। टाइम पे हर काम करें और रेगुलरली करें। स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते, ये एक प्रॉब्लम ऑनलाइन में। और नियर पियर पे एक ये इशू होता है कि स्टूडेंट टेस्ट टेस्ट नहीं दे रहे होते। स्टूडेंट को चाहिए कि वो टेस्ट दें अगर उन्होंने वाकई क्या कहते हैं कुछ अचीव करना है और तैयारी करनी है। रिटन प्रैक्टिस लॉ में बहुत जरूरी है। आपको बाज़ औक़ात लॉ तो याद होता है लेकिन आप सवाल का जवाब गलत देते हैं केस स्टडी का, वो इस वजह से चूंकि आपको उसका जवाब लिखना नहीं आता होता। सो बहुत ज्यादा ताकीद ये कि आप रिटन प्रैक्टिस कीजिए। सर कोर्स के हवाले से बात सुन लीजिए, एक स्टूडेंट ने साहिबजादा ने कहा था कि कोर्स का बता दें, तो सुन लीजिए। सर जी बिजनेस लॉ, अभी हम पुराने बिजनेस लॉ को छोड़ दीजिए, नए बिजनेस लॉ की जब हम बात करते हैं तो उसमें उसने कहा है कि जो पहला चैप्टर है इंट्रो वाला, उसमें 5 to 8 मार्क्स का सवाल आएगा। कॉन्ट्रैक्ट में से 45 to 55 मार्क्स, तकरीबन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही 50% पेपर आएगा। यानी आधा पेपर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आएगा। यस, 10 से 15 मार्क्स पार्टनरशिप के और 5 से 12 मार्क्स नेगोशिएबल के। लेकिन जो मेजर हाईलाइट है इस बार की चेंज की वो ये एरिया। क्यों सर, इस एरिया में उसने फर्दर 5 लॉज बता दिए। इस एरिया में उसने फर्दर बता दिया कि वो कहता है भाई अदर बिजनेस लॉज में क्या क्या शामिल है। अदर बिजनेस लॉ में वो कहते हैं एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 शामिल है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 शामिल है।
तीसरा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 शामिल है। चौथा कंपटीशन एक्ट 2010 शामिल है। और आखिरी आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। सर बिजनेस लॉ में ये अदर बिजनेस लॉज जो नए हैं पुराने नहीं थे सर, ये शामिल है। और उससे ज्यादा अहम बात कि ये 20 से 25 मार्क्स के हैं। और उससे ज्यादा मजे की बात कि सर जी ये बड़े मजे के और बड़े सस्ते हैं, यानी बड़े आसान हैं। जब आप बुक इसकी देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि सर दो दो पेजेस, यानी दो दो सेक्शन हैं, किसी के 2 सेक्शन है, किसी के 3 सेक्शन है, यानी 2 पेज में 3 पेज में ये वाला एरिया खत्म हो जाएगा। यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो तीन पेजेस का है विदाउट एग्जांपल्स। और इलेक्ट्रॉनिक सर बिल्कुल 3 पेजेस का विद एग्जांपल्स। और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वाला जो है ये 2 पेजेस का है। और फिर इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स वाला जो है ये 1 पेजर है सिर्फ। और पेमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स वाला जो है ये 2 पेजेस है सिर्फ, यानी छोटे छोटे पार्ट्स। यार ये वाला एरिया मैं आपको बताऊं दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन द एंड। बच्चे एंड पे सबसे ज्यादा इस एरिया पे फोकस करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा और बहुत आसान है। कंपटीशन एक्ट 2 पेजेस, आर्बिट्रेशन एक्ट 2 पेजेस। सर ये तकरीबन आपको मैं ये कह दूं कि ये 10 पेजेस में या 10 to 12 पेजेस में ये 20% 20 to 25% पेपर आएगा। और याद रखिएगा मैं आपको आज फर्स्ट डे ऑफ द सेशन में बता रहा हूँ कि ये एरिया आपको पास करवाएगा, ये वाला एरिया आपको पास करवाएगा। सबसे ज्यादा आसान एरिया ये होगा। यानी इस एरिया में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें फिर भी कुछ मुश्किल और दिक्कत होगी। ये जो नया कानून आया है ना सर ये तो हलवा है, मजे का है, आसान है। 12 पेजेस से 20 से 25% पेपर आपको यहीं से ही आ जाना है। नेगोशिएबल का एक चैप्टर, पार्टनरशिप एक्ट के एक चैप्टर, लीगल सिस्टम। सर ये वाला एरिया जो है जो कि आपका 55 to 65% एरिया होगा सर, ये होगा आसान हलवा एरिया। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई है हमने कि इस तरह से चीजों को प्यार करेंगे और इस तरह से आप चीजों को लेके चलेंगे। सर सब्जेक्ट की नेचर की बात कर लेते हैं। अच्छा 1 मिनट यहाँ पे रुक के आपसे पूछता हूँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जी मेरे पास कोई सवाल नहीं आया। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। जी जी साहिबजादा जो सवाल पूछना चाह रहे हैं पूछें। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट सर ये लॉ है। लॉ याद रखिएगा, लॉ इज ऑलवेज अ थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में सवाल अगला ये पैदा होता है, भाई ओल्ड बुक में तो बहुत ज्यादा चेंजेस इस हवाले से होंगी ना कि भाई नया
25 मार्क्स का एरिया ही ऐसा आ गया तो पहले सिलेबस में था ही नहीं, तो ओल्ड बुक तो ऑब्सोलीट हो जाएगी ना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो कहता है 30% एमसीक्यू और 70% सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि सर पहले सर क्या 30% एमसीक्यू आएंगे? ये आई कैप ने कहा कि हम आपको जो है ना वो पेपर पैटर्न या एक मॉडल पेपर शेयर कर देंगे वेबसाइट पे, जिससे बच्चों में क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तक के हवाले से अंदाजा यही है कि एमसीक्यूज होंगे, शायद 30 ना हो 32 हो, लेकिन एमसी 30 ना हो 25 हो, लेकिन एमसीक्यूज भी होंगे और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। और जब आई कैप की टेस्टिंग की बात करते हैं तो वो कहता है 40% नॉलेज बेस्ड और 60% सिनेरियो बेस्ड। यानी नॉलेज बेस का मतलब होता है जिसमें चाहिए होता है रट्टा, रट्टे वाला कितना आएगा 40% और सिनेरियो बेस कितना आएगा 60%। सर अब एक बात बड़ी समझने की है, सिनेरियो बेस का क्या मतलब होता है? सर केस स्टडीज। तो केस स्टडी में हम क्या करते हैं? सर केस स्टडी में हम करते ही हैं कि वन के हम अगर कोई मसला मसला है, कोई कोई इशू है, कोई केस है, तो उसको हल कैसे किया जाए। अब केस स्टडी को हल वही करेगा जिसको लॉ याद होगा, यानी स्टेप नंबर 1 होता है इसको मेमोराइज करना। दूसरे नंबर पे केस स्टडी वो बच्चा हल कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और थर्ड पॉइंट पे केस स्टडी वो बच्चा हल कर पाएगा जिसने रिटर्न प्रैक्टिस की होगी। मैंने अभी आपको बताया अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते और आप सिर्फ रिटर्न प्रैक्टिस करने की बजाय क्या करते हैं, सिर्फ जो है वो देख लेते हैं चीजों को, वीडियोस देख लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, सर केस स्टडी आप कभी भी उतनी अच्छी हल नहीं कर सकेंगे। और आपको पता होना चाहिए 60% केस स्टडी आनी है, तो फिर आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए जिसमें आपको रट्टा भी लगा हुआ हो, कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर हो और रिटर्न प्रैक्टिस भी हो। सर अगर आपने ऐसे ना किया तो खुदा न खास्ता फेलियर वाला मामला भी हो सकता है। अच्छा जी, पहले कौन से चैप्टर्स के लेक्चर होंगे नियर पीयर पे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स होंगे और वही मैं आपको कहूंगा कि वो आपने करने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले चैप्टर्स करने। अच्छा जरा एक डिस्कशन और है आपके साथ, जरा वो कर लीजिए। फरहान के सवाल का जवाब मैंने दे दिया। सर जी आप एनरोल हुए हैं या आप पढ़ना चाहते हैं ये सब्जेक्ट और टीचर जो है वो तो पढ़ना चाहते हैं ये सब्जेक्ट किसी टीचर से, तो सवाल ये है, मेरा सवाल आपसे ये कि आप टीचर से एक्सपेक्ट क्या करते हैं? जरा जल्दी से टाइप करें, 2 मिनट आपके पास है। मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं ताकि आप मुझे बता दें कि आप मुझसे नियर पीयर के लेक्चर के हवाले से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। जी जी, और सवाल जो पूछना चाह रहे हैं पूछ लीजिए। जी जी, एक स्टूडेंट ने लिखा है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आप हमें पढ़ाएं ऐसा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एक स्टूडेंट ने ये लिखा है कि आप ऐसे हमें पढ़ाएं कि हम एग्जाम लेवल को डील कर सकें। एक स्टूडेंट ने ये कहा है कि हमें हमें चीज आसानी से समझ में आ जाए। एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर हमारा पेपर पास हो जाए। सर यही यही एक्सपेक्टेशन, अगर मैं अपने आप को स्टूडेंट की जगह पे रखूं तो मैं भी यही वाली बातें करूं। सबसे पहले कि यार मेरा दिल चाहता है कि टीचर ऐसे पढ़ाए कि आसानी से समझ में आ जाए।
और दूसरे नंबर पे दिल मेरा चाहता है टीचर ऐसा पढ़ाए कि मेरा पेपर पास हो, यानी आप लोगों को लॉ बहुत अच्छा समझ आ जाए, लेकिन आपका पेपर पास ना हो तो भाई क्या फायदा, फिर तो इसका कतन भी कोई फायदा नहीं होगा। तो भाई यही बात मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे पढ़, यानी एज ए स्टूडेंट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आपको इस कोर्स के एवज क्या चाहिए। सर पास होना चाहते हैं और सब्जेक्ट की नॉलेज चाहते हैं, यस। आप जिन स्टूडेंट ने ये बातें कही 100% मैं उनसे एग्री करता हूँ, इंशाल्लाह ये आपको जरूर चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। बट अगला सवाल ये पैदा होता है कि टीचर भी तो कुछ एक्सपेक्ट करता है। टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यार आप लेक्चर्स की वीडियोस देख के खुश ना हो जाएं, बल्कि आपको चाहिए कि आप क्या करें, आपको चाहिए कि आप किताब पढ़ें, लाजमी किताब पढ़ें। रेगुलरली टेस्ट दें। सर रीड द बुक, बुक को रीड करें। दूसरा, रेगुलरली टेस्ट दें, कम से कम 2 घंटे जरूर पढ़ें। ये सर 2 घंटे में 1 घंटे जो तकरीबन 40 मिनट समझ लीजिए, ये तो हमारा लेक्चर टाइम है, और इसके साथ प्लस क्या है, या आप इसको इवन 30 मिनट्स कर लीजिए, 30 मिनट्स लेक्चर लीजिए और 1.5 आवर्स पर डे आपने पढ़ना जरूर है। सर ये क्यों? भाई आधा घंटा जो आपने लेक्चर लिया है, वीडियो कम से कम 1.5 घंटा उसको क्या करना है, याद करना है। स्टूडेंट की आदत होती है बस पढ़ लेते हैं, पढ़ना नहीं है भाई, याद करना है। साथ साथ उसके पास्ट पेपर्स करने हैं, साथ साथ उसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। साहिबजादा ने कहा पास होने के लिए तैयारी करें तो हम 42-45 पर फेल हो जाते हैं, अगर हम मेरिट के लिए तैयारी करें तो फिर पास हो जाएगा, लेकिन मेरिट नहीं आता। अच्छा, इसका जवाब ये है कि आप मेरिट के लिए तब तैयारी करते हैं जब आप पेपर से 1-1.5 माह पहले तक वेरी मच क्लियर हों कि आपने कैसे, आपने सारा कोर्स कर लिया हो और अब आप आम बच्चे से ऊपर वाली तैयारी कर रहे हो। सर जी इंशाल्लाह हम आपको जो पैटर्न बता रहे हैं उसके मुताबिक तो आप जनवरी के महीने में पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे। अब सवाल ये है कि जनवरी के मंथ में पूरा सिलेबस जब आप पढ़ लेंगे तो फिर तो इशू ही नहीं रह गया, फिर तो फेब्रुवरी में आप क्या, फिर तो आपके पास सारा जनवरी का हाफ और फेब्रुवरी आपके पास होगा किस काम के लिए, रिवीजन तैयारी और नेक्स्ट लेवल। यानी एक आम बच्चा जिस वक्त पढ़ रहा होगा ना उस वक्त आप रिवाइज कर रहे होंगे, और वही असल पॉइंट होता है जिसपे बच्चा मेरिट के पार्ट पर पहुंचता है। लास्ट पे मैनेज करना इशू बन जाता है जी, मैनेज करना इशू बनता है, लेकिन जो बच्चे साथ साथ तैयारी करते हैं उनके लिए टाइम मैनेज करना उतना इशू नहीं बनता। इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ कि भैया ये 2 काम करने, वो बच्चे जो, यार आखिर में तो सारे ही रट्टा लगाते हैं, सारे ही मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चा कंफर्टेबली पास वो होता है, या मेरिट वाला वो बच्चा होता है जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा होता है, यानी जो मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ रहा होता है, रेगुलरली पढ़ रहा होता है। एक स्टूडेंट जो कहता है सर मैं हफ्ते में कितना लूं, मैंने कहा यार 2 चैप्टर तैयार करने हैं, और वो करता ही है कि वो एक हफ्ते वाले दिन आखिरी दिन बैठता है और 2 चैप्टर पूरे पूरे सुन लेता है, और क्या ये वो उसने ठीक काम किया नहीं किया। सर हर रोज 30 मिनट लेक्चर सुनना और 1.5 घंटा तैयार करना इंपॉर्टेंट है टू एब्जॉर्ब।
सर अगर आप ऐसे करेंगे कि जनाब एक हफ्ते बाद इकट्ठे ही इतना पढ़ना है, सर फायदा नहीं होगा उससे। आप उतना एब्जॉर्ब नहीं, आपको लगेगा आपको समझ आ गया, लेकिन आपने उतना एब्जॉर्ब नहीं किया होगा जितना उस बच्चे ने किया होगा जो रूटीन से और रेगुलरली पढ़। सर ये चीजें बहुत जरूरी है अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। और मैं यही रिकमेंड करूंगा आप सबको कि भाई इस अप्रोच से पढ़ें। सर आपको पता है पिछली 6 अटेम्प्ट से बिजनेस लॉ का रिजल्ट वर्स्ट होता था और 20% से भी कम होता था। यस सर, इसकी 3 वजह थी। सबसे पहले सिलेबस बड़ा लेंथी, ये इशू रिजॉल्व हो चुका होगा। कैसे? सिलेबस लेंथी का इशू कैसे रिजॉल्व हुआ? इसने कैफ 4 और कैफ 7 में तकसीम कर दी, इस वजह से ये इशू रिजॉल्व हो चुका है और ये आसान। सर अगली बात, सर बच्चों को इशू आता है सर टैक्स, सर लॉ याद नहीं होता, रट्टा नहीं लगता हमसे। ये बच्चे अक्सर करते हैं सवाल, तो मैं इसका जवाब देता हूं भाई, अगर आपसे रट्टा नहीं लग रहा तो फिर टीचर की इस मर्ज की दुआ है। सर यहाँ पे टीचर का रोल आता है कि वो पढ़ाए ही इस तरह कि जिससे स्टूडेंट को रट्टा लगाना आसान हो। अब साइकोलॉजिकली एक बात सुनिएगा, हम आपने करना क्या, आपने लेक्चर लेने हैं। उसके बाद आपके दिमाग ने कहना है हाँ, जो बात सर कह रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूँ। यानी एक बात मैं कहूंगा, सर, सर पॉइंट ऑफ व्यू, और आप उससे एग्री करेंगे। एग्री जबरदस्ती वाला नहीं, एग्री वो जो आपकी अक्ल मान रही कि हाँ ये सर बात ठीक कर रहे हैं। उस एग्रीमेंट के बाद एक नेक्स्ट लेवल आता है जिसपे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। मैंने एक एग्जांपल दी, आप उस एग्जांपल से एग्री कर गए, उस एग्जांपल की बेस पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। सर समझ आने के बाद अगला स्टेप होता है क्रैम वाला। कुछ स्टूडेंट समझे बगैर क्रैम करने की कोशिश करते हैं और रोते रहते हैं। सर जी गलत अप्रोच है, आपको कभी भी क्रैम नहीं होगा। याद रखिएगा, जो चीज आपको समझ आती है या आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में होती है वो आपको याद रहती है, और जो चीज आपको समझ में नहीं आती वो कभी भी याद नहीं रहती, ये याद रखिए। या तो आपको चीज को लॉजिकली एग्री करके समझ के क्रैम करना है, या आपका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा और नॉलेज होगा तो आपको वो चीज याद रहेगी। आपको रास्ते क्यों याद रह जाते हैं? क्योंकि आप उनसे गुजरे होते हैं। लेकिन आपको बहुत से केसेस में सुनी सुनाई बातें पूरी याद नहीं रहती। क्यों? सर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं होता और आप बाज़ औक़ात बहुत सी बातों से एग्री नहीं करते और उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन टीचिंग में हम कोशिश ये करते हैं, या हमारा टीचिंग स्टाइल ये है कि भाई आपको वो एग्जांपल बताएं जिससे आप एग्री करें और उसको अंडरस्टैंड कर लें ताकि आप क्रैम कर सकें। दिस इज, ये टीचिंग का आर्ट है। याद रखिएगा, एक अच्छा टीचर सिर्फ समझाता नहीं है, वो इतना समझा देता है कि वो याद ही हो जाए। और यही हमारी कोशिश है, और यही हम आपको एक रिकॉर्डिंग में भी आप देखे होंगे, बात 2-3 बार रिपीट हो रही है। परेशान नहीं होना, वो इसलिए है क्योंकि वो बात आपके जहन में बैठ जाए। सर तीसरे नंबर पे एक इशू जो बहुत कॉमनली देखा गया, बच्चों को याद होता है, वो कहते हैं सर पूरी किताब याद है, पेपर नहीं पास हो रहा। अच्छा इसकी क्या वजह हो जाती है? यार इसकी वजह होती है कि क्रैमिंग है लेकिन लिखना नहीं आता। सर दे डोंट नो हाउ टू ड्राफ्ट द आंसर, हाउ टू राइट द आंसर। सर ये बड़ी गलती होती है बच्चों से। सर अब अगर आपको आंसर लिखना नहीं आ रहा
तो आपको नंबर नहीं मिलते, नंबर नहीं मिलते, आप पेपर नहीं पास कर पाते। अब उसका हल क्या निकालो, अब जरा देखिएगा। उसका हल हमने ये निकाला कि हमने आपको करवानी है एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, सर रिटन प्रैक्टिस। और उसके साथ है टेस्टिंग सिस्टम, जिसके जरिए आप बाकायदा लिखेंगे और आपके एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और बताया जाएगा कि गलती किधर है, ताकि आप ये पेपर पास कर लें। वो गलती जो आपने पेपर में करनी है वो पहले टेस्ट में कर लें, और पेपर में एरर ना करें और पेपर पास हो जाए। यस। अच्छा जी, ये तो आपके साथ हमने बात कर ली थी कि किस वजह से स्टूडेंट पास नहीं हो पाते, और फिर उसके साथ ये बात भी की थी कि किस तरह अब हम आपकी मदद करेंगे कि पेपर पास कर लें आप लोग। मुझे जरा एक बार बता दीजिए कि अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है उसके हवाले से कोई आपका सवाल है तो मैं उसको एड्रेस करूं। अभी तक जो डिस्कशन हुई है उसके हवाले से कोई आपका सवाल है तो मैं आपके साथ उसको डिस्कस कर। मेरे पास अभी तक कोई सवाल नहीं आया। अच्छा, मुझे से एक काम कर दीजिए, अगर आप जब अभी तक जो डिस्कशन हुई है उसमें मेरे साथ एग्री हैं तो प्लीज एक बार यस लिख दीजिए, और सॉरी यस लिख दीजिए जल्दी से। अच्छा, साहिबजादा ने एक सवाल पूछा है, मैं जरा इसको एड्रेस कर दूं। वो कहते हैं कि मैंने आपकी टैक्स की क्लासेस ली थी, मैंने पहले डेली बेसिस पे पढ़ता रहा, नहीं पास हुआ, लेकिन बाद में आपकी रिवीजन क्लासेस ली तो पास हो गया। असल में साहिबजादा ये क्यूमुलेटेड इफेक्ट होता है, जो पुरानी नॉलेज थी वो भी आपकी हेल्प की और इस रिवीजन के साथ आप पास हो गए अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन इसको आप बहुत ज्यादा वो रिलेट ना कीजिए, अगर आप साथ के साथ पढ़ेंगे तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो वैसे ही है, उसमें कोई एडिशन वाली तो ऐसा बात नहीं है। नई बुक में कुछ चीजें नए तरीके से लिखी हुई हैं, इंशाल्लाह हम आपको वैसे बता देंगे। सर, अल्टीमेटली व्हाट इज द ओवरऑल अप्रोच? हमारी ओवरऑल अप्रोच क्या होगी, जरा इसकी डिस्कशन भी कर लें। सर जी, आई कैप बुक फोकस्ड, पॉइंट नंबर 1। दूसरे नंबर पे लेक्चर लीजिए, उसके बाद किताब से साथ के साथ पढ़ लीजिए, नोट से पढ़ लीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम पार्ट रिटेन रह जाए। सेलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं करनी, और स्टूडेंट को अपीयर होना, स्टूडेंट मस्ट अपीयर रेगुलरली इन एवरी टेस्ट। स्टूडेंट को हर टेस्ट में रेगुलरली अपीयर होना पड़ेगा अगर वो पास होना चाहता है। तो स्टडी मटेरियल क्या चाहिए? पास पेपर और आई कैप की किताब। मैं आपको इंशाल्लाह नोट्स दे दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें ये दोनों चीजें होंगी। इस नोट्स में आई कैप की बुक भी होगी और पास पेपर्स भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे। ले सर, ये हमारी डिस्कशन थी। आपको आप कैसे राब्ता कर सकते हैं? आप व्हाट्सएप ग्रुप पे राब्ता कर सकते हैं। आप कैसे राब्ता कर सकते हैं? आप पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
और कोई सवाल पूछ, आप कैसे राब्ता कर सकते हैं, आप लाइव सेशंस में जो हो रहे होंगे उस पे भी, तो भाई इस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, एक बार फिर कर देता हूँ, 0322428807। इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप एडमिन मौजूद है। सर जी ये हमारी आज की डिस्कशन थी। अगर आपको ये फ्रूटफुल लगी तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। ले जनाब, आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।